Hello friends, today we are going to do some questions on periodic table. These are the quality questions which I have picked them from previous year NEET papers and JEE mains papers. So stay tuned and be with me. पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा. अगर नहीं आता है तभी पहले पॉज करके वीडियो को ट्राई करिए, नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन देखिएगा. चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे है बेस्ड है? तो पहला है हमारे पास एटॉमिक मास, दूसरा है मास नंबर, तीसरा है एटॉमिक नंबर, चौथा है एटॉमिक वॉल्यूम. किस पे बेस्ड होगी भाई? देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहती है कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो फंक्शंस किसके होते हैं? एटॉमिक नंबर के. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे ही हमारी क्या बनी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बेस्ड किस पे है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे. तो क्या ऑप्शन इसका सही होगा भाई? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द ट्रांजिशन मेटल्स आर प्लेस्ड इन. तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें ट्रांजिशन मेटल्स को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे. जैसे जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, एक मिनट इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. मान लीजिए कि हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स. ठीक है. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किस में रखते हैं? एस ब्लॉक में रखते हैं. ठीक है, उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम हैलोजेंस कहते हैं. और जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस. तो ये हमारे पास थोड़ा सा जनरल बेसिक नॉलेज है. इसके अलावा जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं हमने देख लिया, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने देख लिए. अच्छा, जो बीच के ग्रुप्स हैं उनका क्या? तो जो बीच के ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वो जो है जो हमारा ये जो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 हमारा पी ब्लॉक हो गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारा एस ब्लॉक हो गया. बीच में जो है वो हमको क्या देखते हैं? उनको हम किस में रखते हैं? उनको हम डी ब्लॉक में रखते हैं. तो उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं उनको, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे देखोगे तो नीचे आपको कुछ एलिमेंट इस तरीके से दिखाई देंगे, बिल्कुल नीचे. नीचे अब जब आप कुछ एलिमेंट्स देखोगे तो नीचे आपको कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से दिखाई देंगे, उन पे लिखा होगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उन पे क्या लिखा होगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो बीच में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, जिनको आपको पढ़ना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द ट्रांजिशन मेटल्स आर प्लेस्ड इन. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स किस में हम रखेंगे? बोलो. डी ब्लॉक में. सी. एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 19, ये 19 लिखा है, ठीक है ध्यान से. एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 19 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब बताओ एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है? अगर आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर 19 होता है पोटेशियम का, और पोटेशियम आता है हमारा ग्रुप 1 में. ठीक है, समझ में आ रहा है? ग्रुप 1 में. मैंने अभी क्या बताया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम किस में रखते हैं? एस ब्लॉक में. एस ब्लॉक. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एटॉमिक नंबर 19. एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है? पोटेशियम का. पोटेशियम को हम रखते हैं ग्रुप 1 में. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एस. फिर आगे आते हैं, एक मिनट. एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव. तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है. जो एल्कली मेटल्स हैं मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव.
एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड है। अब बताओ, ये खुद से करोगे, जल्दी बताओ। एल्कली मेटल्स के पास क्या है? देखो, स्मॉलेस्ट साइज, पहला ऑप्शन। तो यार स्मॉलेस्ट साइज कैसे हो सकता है? क्योंकि एल्कली मेटल्स बिल्कुल लेफ्ट में पड़ते हैं, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट में पड़ते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब तो यह है कि एल्कली मेटल्स का अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज, ये तो गलत हो गया। अच्छा, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो, एटॉमिक साइज इनका सबसे ज़्यादा है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। जब इनका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर निकल जाएगा। तो इनका लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये बात सही है। तीसरा देख लेते हैं भाई। तीसरा है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता। चौथा है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसकी ज़्यादा होगी ना जिसका साइज कम होगा। अब एल्कली मेटल्स का तो साइज ही बहुत ज़्यादा होता है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? एल्कली मेटल्स का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनकी हाईएस्ट नहीं होने वाली। तो ऑप्शन सही क्या है? लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ इसको। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है वो खुश हो जाता है और कुछ एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, हम थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि अगर कोई एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है या कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसमें हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम थर्मोडायनेमिक्स, जब आप 11th में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स को और अच्छे समझ में आएगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हमें यह नहीं बताना पड़ता कि एनर्जी रिलीज हो रही है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर नेगेटिव साइन लगा है तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या लगाओगे? फिर सीधी सी बात है, पॉजिटिव साइन लगाओगे। अगर पॉजिटिव साइन लगा है तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव ही होती है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। और थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव साइन लगा देते हैं। हमें क्या देखना है? केवल मैग्नीट्यूड देखना है। तो यहां पे वो यही कह रहा है कि मोस्ट नेगेटिव किसकी होगी, मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा। याद रखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की प्यास सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी तो वही रिलीज करेगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन की प्यास सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, निगेटिव छोड़ दो, हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है क्योंकि निगेटिव तो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लिया एटम ने, इलेक्ट्रॉन लिया, कुछ एनर्जी बाहर निकाल दी। जब बाहर निकाल दी तो इसीलिए हम उसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं। हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा प्यास होगी। और सबसे ज़्यादा प्यास किसको होगी? जिसका एटॉमिक साइज कम होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ करके खींच लेगा। तो अब बताओ इसमें सबसे कम एटॉमिक साइज किसका है? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है और टेल्यूरियम है। अब बताओ किसका एटॉमिक साइज सबसे कम है? तो देखो ये ग्रुप 16 के ही हैं सारे, ये सारे जो हैं ये ग्रुप 16 के ही हैं। अब ग्रुप 16 में ऊपर से जब आप नीचे जाओगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर ओ से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और फिर पोलोनियम आता है। तो सबसे ऊपर कौन है? ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, इसलिए वो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो सबसे भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करेगा। तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, आ रही बात समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ होगी? सोडियम में, पोटेशियम में, क्लोरीन में या फिर फ्लोरीन में? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की प्यास है। याद रखना यार, फ्लोरीन की नहीं होगी। आप ऐसा समझोगे कि जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम होता है वही सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि फिर न्यूक्लियर फोर्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके खींच लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं। फ्लोरीन का एक तो साइज़ बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा फ्लोरीन का ही साइज़ होता है। तो जब सबसे छोटा फ्लोरीन का साइज़ होता है तो इसमें क्या होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। जब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो एक नया इलेक्ट्रॉन जब आता है तो न्यूक्लियस तो इसको पकड़ के खींचता है, न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाता है, इसको पकड़ के खींचता है। लेकिन ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कहते हैं कहाँ आ रहे हो भाई, यहाँ वैसे ही जगह नहीं है, हम लोग इतने कम स्पेस में काम चला रहे हैं, एक तुम भी आ जाओ, आकर के घुस जाओ आके। तो ये इसको रिपेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, ध्यान रखना। इस वजह से क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? क्लोरीन की। अब देखो, एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़, कोई एटम है जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो और क्या उसमें होगा? लार्ज साइज होगा तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि फिर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाएगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच नहीं पाएगा। न्यूक्लियर फोर्स फीका पड़ने लगेगा, कम हो जाएगा। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल कब होता है? जब एटॉमिक साइज कम होता है। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल तभी होता है जब एटॉमिक साइज कम होता है। तो जब हमारा एटॉमिक साइज यार कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हैं उनको निकालना मुश्किल पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर रहा है। ये है हमारा एटम और ये हमारा छोटा सा एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना मुश्किल पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कम है, इसलिए हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ज़रा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अगर हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा? क्या इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? बोलो, होगी, बिल्कुल होगी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे दिखा तो ये अट्रैक्ट करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही न्यूक्लियस के पास में हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे डोमिनेट करने लगता है। इसलिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब होगी तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये जनरल है, ठीक। तो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गलत। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, गलत। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या आ रही है कुछ बात समझ में कि नहीं आ रही है? देखो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर है, ध्यान रखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो एटॉमिक साइज कम होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। द ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी एसिडिक इन नेचर। मैंने आपको बताया था कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि एसिडिक ऑक्साइड बनेंगी। तो आप बताओ कि इसमें इनमें से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा? देखो, ये जो है हमारा ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1। ये हमारे पास क्या है? ये भी तो ग्रुप 1 का ही है, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप 2 का है। और ये हमारा ग्रुप 17 का। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। ये हमारा ग्रुप 17 का है। तो बताओ कि राइट में कौन है? राइट में जो होगा वही नॉन मेटेलिक होगा, और जो नॉन मेटेलिक होगा वही एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। राइट में हमारा क्लोरीन है, तो इस वजह से क्लोरीन हमारा क्या करेगा? एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये AIPMT 2010 मेंस दो होते थे, प्रीलिम्स और मेंस होते थे तब उस टाइम पर मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए। तो यहाँ पे उसका एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डरना मत। इम्तिहान का नाम देख के डरा मत करो, बहुत आसान सवाल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई में हमें इसको अरेंज करना है। तो अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई में हमें इसको अरेंज करना है तो क्या करेंगे? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे हमारा एटॉमिक साइज कम होता है। ये हमारा क्या है? ये दोनों हमारे किसके हैं? ग्रुप 2 के हैं। ये दोनों हमारे किसके हैं? ग्रुप 2 के हैं। और फॉस्फोरस और क्लोरीन हमारे किसके? फॉस्फोरस तो हमारा ग्रुप 15 का हो जाएगा और क्लोरीन हमारा किसका हो जाएगा? ग्रुप नंबर 17 का हो जाएगा। तो ये बताओ कि एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा किसका होगा?
लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज कम होता है। सबसे लेफ्ट में कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज है वो फास्फोरस और क्लोरीन से तो ज़्यादा ही होगा, और फास्फोरस का जो एटॉमिक साइज है वो क्लोरीन से ज़्यादा होगा। नहीं आ रही बात समझ? फास्फोरस का जो एटॉमिक साइज है वो क्लोरीन से ज़्यादा होगा, फास्फोरस का जो एटॉमिक साइज है वो क्लोरीन से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो इतना हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब कैल्शियम मैग्नीशियम में कंपेयर करना है तो ग्रुप, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं दोनों, तो अब ग्रुप में कंपेयर करना पड़ेगा कि ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है। नीचे कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम तो ऊपर आ जाता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, तो बेटा मांगे कार, मैग्नीशियम ऊपर आ गया, कैल्शियम नीचे है, तो कैल्शियम ज़्यादा बड़ा होगा मैग्नीशियम से, तो कैल्शियम सबसे बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर फास्फोरस, और फिर यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो। ठीक है, ये वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लगाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, उसके बाद हमारे पास फास्फोरस है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर हमारे पास कैल्शियम है। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया। तो ये बात समझ में आई? आ गई बात समझ में? अच्छा, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हश्र होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। तो इस वजह से हम क्या देखेंगे कि जो जितना राइट में होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो सबसे राइट में, ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 15 और ग्रुप 2। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वो बिल्कुल राइट में है। ये वाला फिर ग्रुप 16 का है, थोड़ा सा इधर है। फिर नाइट्रोजन थोड़ा सा लेफ्ट में और आ गया, और बेरिलियम तो बिल्कुल ही लेफ्ट में ग्रुप 2 का है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर का पहला ही ऑप्शन, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर बेरिलियम की। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको करा दिए हैं। पढ़ाई करते रहिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे अगले लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं, 2 लेक्चर में वो भी खत्म होगा, और तीसरे लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।